गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा रासायनिक विज्ञान में आप लगातार बिल्कुल बराबर रूप से लगे हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लुसेंट का एक क्रम से पूरी वीडियो आपको मिल रहा होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ भी आता होगा। पूरी तरह से मन लगा के पढ़िएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त नियम क्या होता है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का जो खोज हुई है, उन तत्वों को कैसे क्रम से व्यवस्थित किया गया। पहले कितने ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसा आपको पता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यह इतने ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, पी ब्लॉक में कितने आते हैं, डी ब्लॉक में कितने आते हैं, एफ ब्लॉक में कितने आते हैं, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम जानकारी लेंगे। तो इसके पहले मेंडलीव का आवर्त नियम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में एशियन वैज्ञानिक थे D.I. मेंडलीव, ठीक है, ने 1869 की बात है 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन में से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके भौतिक एवं रासायनिक जो गुण है ना, उनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो परमाणु भार जो बनता है वो परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से बनता है, और तो उनके आवर्त फलन होते हैं, मतलब जो आवर्त बनता है उसके हिसाब से रहता है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं मान लो दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है। उनको ये भी लग रहा था कि कोई नया एलिमेंट आएगा तो उसमें यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें इसमें थे। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या दोष हैं, ये सारा चीज़ें अभी हम जानकारी लेंगे। तो जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष, दोस्तों हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। देखिए हाइड्रोजन को क्या हुआ था कि पहले ग्रुप एवं 7वें ग्रुप दोनों के गुणों के कारण उसे रखा गया था, सही से इनकी स्थान नहीं दिया गया था। समान गुण वाले तत्वों को अलग रखा गया, जैसे कॉपर और मरकरी, गोल्ड, टिन, सिल्वर, प्लेटिनियम, बेरियम और लेड। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया था, जैसे आयोडीन को टेलोरियम के बाद रखा गया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें के कारण इनकी दोष थी। ये दोस्त आप समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं, कोशिश करिएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट अपन देखें तो इसके चौथा क्या दोष था। जो चौथा दोष निकल के आता है दोस्तों वो ये है कि समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। जो समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। 8वें वर्ग के 3 तत्वों को एक साथ समूहित किया गया था। 8वें तत्व के जो 3 समूह हैं उन्हें एक ही साथ रख दिया गया था। मेंडलीव से पूर्व डोबे राइनर एवं न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिए थे। डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिए थे। तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। तो अब जान ले, मेंडलीव से पहले डोबे राइनर ने त्रिक मॉडल दिया और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। डोबे राइनर त्रिक ने 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डुलवागॉग डेवराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुनकर उनके समूहों को त्रिक कहा, और उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही थे ज्ञात कर सकते। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था, 1866 में
अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के जो अष्टक नियम थे ना, सा रे गा मा पा धा नी, उससे ये तुलना की थी। उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था अष्टक सिद्धांत? तो 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है ना। अष्टक का सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है बेटा? कैल्शियम तक। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कोई अन्य तत्व भी आ गए। इस कारण से न्यूलैंड के अष्टक नियम खत्म हो गया। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। समझ में आया? तो ये इसके कारण से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आवास सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवास सारणी की खोज मोसले ने 1913 में के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। वो क्या था? परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और इसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने एक चीज बताया था कि अगर वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या स्थिति होती है। तो देखिए, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक नीचे, ऊपर से नीचे जाओगी बढ़ती है, ये घटती है। आयनन ऊर्जा घटती है नीचे जाने पर और ये बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति ऊपर से नीचे पर घटती है, लेकिन ये बढ़ती है। तो ये सारे प्रोसेस जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी में है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग फर्स्ट से लेकर 9 तक, 7 तक 2 वर्ग ए एवं बी में बांटे हैं। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुछ वर्गों की संख्या 18 हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो कुल 18 वर्ग बन जाते हैं। देखिए बेटा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो अपवाद है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक है। पहले तो ये जान लीजिए, लैंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। 57 से 71 तक को हम लैंथेनाइट कहा जाता है। 89 से 103 तक के एक्टिनाइट कहा जाता है। अब देखिए, कुछ चीजें हम आपको बता दें। दुर्लभ मृदा आवास सारणी में, जैसा कि आप जानते हैं, 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट एक समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इड्रीडियम के सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के डिस्क ड्राइव्स, एमआई प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, चार्जेबल डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूप से प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देशन प्रणाली भी, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माइन डिटेक्शन आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान है, आप जाने रहिए। इसके बाद क्रमशः ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, तब भारत आता है, फिर अमेरिका, फिर मलेशिया आता है। पहला चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, तब जाके अमेरिका, फिर जाके मलेशिया आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का अगर हम देखें तो ये पूरी बातें हमने अभी तक जानकारी ली। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सारे चीज़ें अगर हम जानकारी रखें तो है। अब साथ ही साथ दोस्तों, आपको चाहिए आयनन व्यूह, इलेक्ट्रॉन बंद होता, तो मैं थोड़ा सा आयनन व्यूह के बारे में बता दूं।
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रॉन को मेरे को बाहर निकालना है, इसको निकालना है, तो इसमें मैं एनर्जी लगाऊंगा, तो जो मैं ऊर्जा दूंगा उसी को कहते हैं आनन विभव। मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एफिशिएंटी या बाहर निकालने की जो क्षमता होती है, या बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा गैसीय परमाणु के लिए, उसी को हम आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव। अब ये बताइए, आयनन विभव ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी आकार बढ़ेगा, तो आकार जब बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियस से बाह्यतम कक्ष में उसकी जो अट्रैक्शन क्षमता होती है कम हो जाती है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। थोड़ी बल लगाओ फट से निकल जाता है। लेकिन जो छोटा होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, तो उसकी आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव कम होगा। लेकिन बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जो भी कहा गया, बाएं से दाएं जाने पर उधर जो है उल्टा होता है, उनकी आकार छोटा होगा तो आयनन विभव ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे चीज़ें दोस्तों, तो ये पूरी बातें आज हम बताएं, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।